हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 61। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 60 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आप सब ने अब तक पढ़ा था नील के स्क्रीन पर अभी मदर बेबी के 2 से 3 फोटो आ गई थी, जिन्हें देखकर नील समझ गया था कि अवनी क्या कहना चाहती है। तो नील अभी फोटो देखकर मुस्कुराकर खुद में बोलता है कि इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है, आखिर फीड ही तो कराना था। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। इधर दूसरी तरफ एक सुनसान सड़क पर रुद्र अपने बॉडीगार्ड के साथ खड़ा हुआ था और सामने से 4 से 5 स्कॉर्पियो आ रही थी। तो रुद्र भी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसके हाथ में गन थी। उसके बॉडीगार्ड भी अभी अलर्ट खड़े हुए थे, जैसे उन्हें स्कॉर्पियो में बैठे वाले लोगों पर अटैक करना हो। तो स्कॉर्पियो में आकर अभी रुद्र के सामने रुकती है और उसमें से 6 फुट के हट्टे खट्टे कई बाउंसर्स बाहर आए। रुद्र ने उन बाउंसर्स को देखकर अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और फिर रुद्र के बॉडीगार्ड्स बाउंसर्स पर टूट पड़े। रुद्र एक साइड में खड़ा था और वो सबको पिटता हुआ देख रहा था। करीब 1 घंटे की फाइट के बाद सारे बाउंसर्स अभी जमीन पर पड़े हुए थे। तो रुद्र भी एक बाउंसर्स के पास गया। उसने अपनी गन से उस बाउंसर्स के माथे पर पॉइंट करके कहा कि किसने भेजा है तुम्हें। वो बाउंसर अभी कुछ भी नहीं बोला। तो रुद्र को अब गुस्सा आ गया और उसने एक पंच बनाकर उसके मुंह पर जोर से मारा और फिर से पॉइंट करके कहा कि अगर जान प्यारी है तो उसका नाम बता दो मुझे, किसने भेजा है तुम्हें, वरना ये बची कुची हड्डियां भी मैं अभी तोड़ दूंगा। बताओ, मिस्टर ओबरॉय को मारने के लिए क्यों आए थे तुम? मिस्टर ओबरॉय से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, बताओ, वरना बाउंसर अभी गिड़गिड़ाता हुआ बोलता है कि हमें तो अजीत सचदेवा ने भेजा है। कौन अजीत सचदेवा? तो रुद्र ने भी अभी दोबारा से सवाल किया। तो शशांक ओबरॉय और नील ओबरॉय का सौतेला बाप बाउंसर्स अभी दर्द में बोला कि रुद्र ने भी फिर से उसका कॉलर पकड़कर पूछा कि कहाँ मिलेगा अजीत सचदेवा। बाउंसर अभी कुछ बोल पाता उससे पहले ही बाउंसर का फोन वाइब्रेट होने लगता है। तो रुद्र ने भी उसका फोन निकालकर जल्दी से रिसीव किया। तो सामने से आवाज आती है कि मार दिया तुमने नील ओबरॉय को या फिर नहीं? जब तक वो इंडिया में है तभी उसे मार सकते हो तुम। अगर वो ऑस्ट्रेलिया वापस चला गया तो मैं उन दोनों भाइयों को नहीं मार पाऊंगा। रुद्र ने ये आवाज सुनकर फोन को कट कर दिया और फिर एक खींच कर पंच उस बाउंसर को जोर से मारा। तो रुद्र अभी फोन लेकर इधर उधर चक्कर लगाने लगता है। तो रुद्र ने अभी मन ही मन खुद से कहा कि शशांक ने कभी बताया नहीं कि उसका कोई अजीत सचदेवा नाम का दुश्मन भी है। आखिर क्या दुश्मनी होगी इसकी? थोड़ी देर कुछ सोचकर रुद्र ने भी ऑस्ट्रेलिया फोन किया, तो अपने दोस्त शशांक ओबरॉय के पास। तो रुद्र अभी फोन पर ही था। तो शशांक बोलता है कि तू ठीक तो है ना? तो शशांक ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू और नील भैया कैसे हो, मिल लिए दादी से? तो रुद्र ने पूछा कि शशांक, अजीत सचदेवा कौन है और ये तेरे और नील के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? तो शशांक ने कहा कि देख, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि नील को मेरा भाई बिल्कुल भी मत बना, लेकिन तू ही नहीं माना। तुझे लगा कि तू अगर नील प्रताप को नील ओबरॉय बना देगा तो शायद तेरा भाई नील सिक्योर हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नील की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई है। अब रुद्र ने भी गुस्से में बोला कि शशांक, जो हो गया है उसे ना मैं ठीक कर सकता हूँ और ना ही तू ठीक कर सकता है, लेकिन मैं आगे के लिए अब अलर्ट हो सकता हूँ जरूर। मुझे पता होता कि इंडिया में तेरे दुश्मन है तो मैं नील को यहाँ इतनी जल्दी लेकर कभी भी नहीं आता। एक तो वैसे ही नील की तबीयत अभी ठीक नहीं है और ऊपर से ये साले मेरे भाई को जीने नहीं देते हैं। अब मैं क्या करूँ? तुझे पता भी है कि अजीत सचदेवा के आदमी नील पर अटैक करने जा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। अब बहुत ज़्यादा मेहरबानी करके मुझे बता दे कि तेरा और अजीत सचदेवा का पंगा क्या है, जल्दी बता मुझे। तो शशांक बोलता है कि मेरे पापा ने मेरी माँ की डेथ के बाद नीलिमा नाम की एक औरत से शादी कर ली थी और वो औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मुझे और मेरे भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसने धोखे से पापा
की सारी प्रॉपर्टी को भी अपने नाम कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉपर्टी थी जो मेरे और मेरे दोनों भाइयों के बीच में थी, जिसे बेचकर हम दोनों भाई ने तेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। नीलिमा जो मेरे पापा को हमारे खिलाफ हमेशा भड़काती रहती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन पापा ने गुस्से में आकर मुझे और मेरे भाई दोनों को ही घर से निकाल दिया। हमारे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हम दोनों भाई एक छोटी सी फ्लैट में शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद पापा को भी अब नीलिमा की सच्चाई का पता चल गया था, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। नीलिमा ने पापा को ड्रग का आदी बना दिया था और अब नीलिमा जो भी कहती थी पापा वही करते थे। हम उस वक्त ज़्यादा बड़े भी नहीं थे और ज़्यादा समझदार भी नहीं थे, इसीलिए हम अपने पापा को बचा भी नहीं पाए और कुछ ही सालों में पापा की डेथ हो गई। हम दोनों भाई ने नीलिमा की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, तब जाकर उसने हमें हमारे पापा के अंतिम दर्शन करने दिए थे, नहीं तो वो तो हमें आखिरी दिनों में भी उनसे मिलने नहीं देना चाहती थी। उसके बाद मैं और मेरा भाई नीलिमा से कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहते थे और एक दिन नीलिमा ने पापा की एक प्रॉपर्टी बेचने के लिए सोचा, लेकिन तब उसे पता चला कि पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे भाई के नाम दोबारा से ट्रांसफ़र कर दी है, जिसके चलते नीलिमा अब अंदर ही अंदर सुलग गई थी। नीलिमा मेरी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा कर बैठी थी, जबकि वो प्रॉपर्टी तो मेरी और मेरे स्वर्गवासी नील भाई की हो गई थी। अगर मेरी और मेरे भाई की डेथ हो जाती तो ऑटोमेटिकली सारी प्रॉपर्टी नीलिमा को मिल जाएगी। नीलिमा ने इसीलिए मुझ पर और मेरे भाई पर दोनों पर ही अटैक करवाना शुरू कर दिया था। हर दिन हम दोनों पर नए नए अटैक हुआ करते थे। इसी के चलते उसने अजीत सचदेवा से शादी भी कर ली थी। अजीत सचदेवा एक जाना माना बिजनेसमैन है और बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म का आदमी है, जो शायद नीलिमा का भी सगा नहीं है। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। नीलिमा और अजीत सचदेवा मिलकर हम दोनों भाइयों के जान के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हीं से बचने के लिए मैं अपने भाई को ऑस्ट्रेलिया लेकर आ गया, लेकिन किस्मत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो ऑस्ट्रेलिया में ही मर गया। अब नीलिमा और अजीत दोनों को लगता है कि नील प्रताप सिंह ही नील ओबरॉय है, क्योंकि उसकी शक्ल भी मेरे भाई जैसी ही है। इसीलिए वो नील को मेरा भाई समझकर अटैक ज़रूर करेंगे। इसीलिए मैं तुझे बार बार मना करता रहा, तो नील को तू इंडिया लेकर मत जाओ, और लेकर ही जाना है तो उसे उसकी आइडेंटिटी के साथ लेकर जाओ। लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी और ज़बरदस्ती उसे नील ओबरॉय बनाकर ले गया। तो रुद्र के गुस्से में बोलता है कि तुझे ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था ना, लेकिन तूने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा, इसीलिए तू इंडिया नहीं आता है ना, इसीलिए तुझे यहाँ आने से डर लगता है ना। बोल कमीने, मेरे अपने दुश्मन कम है ना जो तू अब तेरे दुश्मनों को भी मैं देखूंगा। बोल अब मैं क्या करूं, फंसा दिया ना तूने मुझे। शशांक कुछ नहीं बोला क्योंकि रुद्र की वो कही हुई एक एक बात बिल्कुल सच थी। अपना गुस्सा कंट्रोल करने के बाद रुद्र बोलता है कि अच्छा अब तू टेंशन मत ले, ओके, इतने सालों से मैं सोमनाथ को देख रहा हूँ तो इस अजीत को भी देख लूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारे के सारे मेरे भाई के पीछे ही पड़े हैं, कमीने जीने ही नहीं देते हैं नील को। मन तो करता है कि एक एक की खोपड़ी में लोहा उतार दूं। तो शशांक बोलता है कि रुद्र अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, तुम नील को ऑस्ट्रेलिया वापस भेज दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी दुश्मनी के चलते नील भैया को कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं कभी भी खुद को फिर माफ नहीं कर पाऊंगा। नील को कुछ नहीं होगा जब तक रुद्र प्रताप सिंह जिंदा है, नील को कुछ भी नहीं होगा। मैं नील को मौत के मुंह से भी निकाल कर लेकर आया हूँ। तो ये अजीत सचदेवा किस खेत की मूली है, इससे तो मैं उचट से उखाड़ कर फेंक दूंगा। मेरे भाइयों पर आंख उठाने वालों की मैं आंख ही निकाल लेता हूँ। तू अपना ध्यान रख, मैं अब फोन रखता हूँ। तो रुद्र ने भी अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और फिर उन बॉडीगार्ड ने उन सारे बाउंसर्स को उठा कर जंगल में फेंक दिया। रुद्र ने अब गाड़ी स्टार्ट की और फिर कुछ ही मिनटों बाद गाड़ी सीधा सचदेवा मेंशन के बाहर आकर रोकी। तो रुद्र अभी बहुत ज्यादा गुस्से से गाड़ी से बाहर उतरा और फिर रुद्र अपनी गन लेकर सीधा अभी मेंशन के अंदर जाने लगा। वॉचमैन ने रुद्र को रोकने की कोशिश की तो रुद्र ने भी गुस्से में वॉचमैन के मुंह पर एक पंच मार दिया और फिर वॉचमैन सीधा जाकर जमीन पर गिर जाता
जाता है। तो रुद्र भी घर के अंदर आया और उसने बहुत ही गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया, अजीत सचदेवा, अजीत सचदेवा जल्दी से बाहर आओ, बाहर आओ अजीत सचदेवा। 2 से 3 बार आवाज लगाने के बाद एक 50 साल का आदमी जिसने एक नाइट सूट पहन रखा था, हाथों में सिगरेट, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर हल्की हल्की सफेद दाढ़ी, देखने में काफी ज्यादा हेल्दी बाहर आता है। और फिर उसी के पीछे पीछे करीब 42 साल की उम्र की एक औरत जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत, परफेक्ट फिगर, रंग बिल्कुल गोरा चांदी जैसा, उसने भी एक शिफॉन की रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी। देखकर ही लग रहा था कि शायद अभी वो अजीत के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती होगी और दोनों ही अभी काफी अच्छे मूड में थे। वो औरत भी अजीत के पीछे पीछे आ गई तो उन दोनों को देखकर रुद्र को समझते बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि यही है अजीत और नीलिमा। दोनों को रुद्र पहचान गया था। अजीत रुद्र के सामने जाकर खड़ा होकर बोला कि कौन हो तुम और किससे मिलना है तुम्हें। तो रुद्र ने भी सीधा गन अजीत सचदेवा के माथे पर पॉइंट करके कहा कि मैं नील ओबरॉय का मैनेजर हूँ और अपनी ये दुश्मनी अपने जेब में रखो, समझे तुम। अगर नील ओबरॉय को कुछ भी हुआ ना तो सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा और फिर तुम्हारे पीछे खड़ी जो तुम्हारी बीवी है ना उसको मारूंगा। अजीत हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है कि गर्म खून है ना, कोई बात नहीं, मैं ठंडा कर दूंगा। गर्माहट में आजकल जवान लड़के ऐसी ही बातें बोल देते हैं और फिर अपने बोले हुए शब्दों पर बहुत ज्यादा पछताते हैं। इतना कहकर अजीत सचदेव आराम से जाकर सोफे पर बैठ गया और मुस्कुराने लगा। तो रुद्र ने भी अभी गुस्से में कहा कि इस गर्म खून से तुम दूर ही रहना, अगर ऊपर से पड़ गया ना तो छाले पड़ जाएंगे। और हाँ, ध्यान रखना कि तुम नील ओबरॉय की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना वरना ये आंखें नहीं रहेंगी तुम्हारी। और हाँ, ये सिर्फ धमकी मत समझना तुम, मैं जो कहता हूँ मैं वो करता भी हूँ। तो रुद्र भी वहां से जाने लगा तो अजीत सचदेवा ने भी पीछे से उसे रोक कर कहा कि 10 दिन है तुम्हारे पास, नील ओबरॉय को खुद ही गोली मार दो वरना मैं खुद मार दूंगा उसे। और ये सुनते ही रुद्र गुस्से से एकदम से पलटा और उसने एक एक करके सचदेवा पर गोलियां चला दी, लेकिन एक भी गोली अभी उसने सचदेवा की बॉडी पर नहीं चलाई थी बल्कि उसके सोफे पर चलाई थी। 1 सेकंड के लिए तो अजीत सचदेवा भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। रुद्र ने फिर गुस्से में सचदेवा के पास जाकर बोला कि मैं 10 दिन भी नहीं दूंगा, अगर नील ओबरॉय को जरा सी खरोच भी आई ना तो सचदेवा मेंशन में लाश को अग्नि देने वाला भी कोई नहीं बचेगा, ये बात अपने दिमाग में घुसा लेना। रुद्र वहां से चला गया और अजीत और नीलिमा उसे जाता हुआ देख रही थी। नीलिमा अजीत के पास आई और अजीत के पास बैठकर बोली कि अभी शांत हो जाओ अजीत, इन सब बातों का वक्त नहीं है, हम धीरे धीरे अपना बदला ले लेंगे। इधर दूसरी तरफ छोटे पैंथर ने भी आज कसम खा ली थी कि वो बेड पर नहीं सोएगा। अवनी छोटे पैंथर को लेकर इधर उधर टहल रही थी और उसे काफी ज्यादा नींद भी आ रही थी। नील तो सोफे पर बैठा हुआ बस माँ बेटे को इधर उधर टहलता हुआ देख रहा था। तभी नील अपने मन ही मन खुद से बोला कि अब सो जाना यार, थोड़ी देर हमें भी अपनी माँ के साथ खेलने दे, इसे ढूंढता हुआ तो मैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक आ गया हूँ और अब जब ये मेरे सामने है तब बस इसे देख कर ही मैं काम चला रहा हूँ, ये तो बहुत गलत बात है ना, सो जा यार, प्लीज प्लीज सो जा, रहम कर ले मुझ पर थोड़ा सा। लेकिन पैंथर ने तो जैसे आज कसम खा रखी थी कि वो अपने मम्मी पापा को करीब बिल्कुल भी आने नहीं देगा। अब तो अवनी भी काफी ज्यादा इरिटेट होने लगी थी। अवनी शिकायत करते हुए बोलती है कि देखा नील कैसा हो गया है ये, मुझे ऐसे ही परेशान करता रहता है रात दिन, मैं पूरी पूरी रात नहीं सो पाती हूँ इसकी वजह से, लेकिन किट्टू होती है तो इसे खिला लेती है। नील सोफे से खड़ा हुआ और उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर पैंथर को अपनी गोद में लेने का इशारा किया। तो अवनी ने अभी नील के हाथों को देखकर छोटे पैंथर को नील की गोदी में दे दिया और खुद जाकर बेड पर बैठकर नील को और छोटे पैंथर को देखने लगी। नील ने छोटे पैंथर को अपनी गोद में लेकर थोड़ा छुलाया और फिर छोटा पैंथर सो गया जैसे वो नील की गोद में ही सोना चाहता हो। नील जैसे ही बेड पर लेटाने लगा तो अवनी बोलती है कि नील ये उठ जाएगा, अभी मत लेटाइए, तो क्या मैं इसे पूरी रात अपनी गोद में ही रखूं। तो नील ने भी अभी सवाल किया तो अवनी भी हल्का सा हंसकर बोलती है कि कौन सी रात, सुबह के 4 बज रहे हैं, अब तो 2 दिन होने वाले हैं। अवनी ने फिर नील के गाल पर किस किया और फिर
पैंथर के गाल पर अवनी अभी बेड पर लेटती हुई बोली कि अब मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, आप इसे संभालिए। वैसे भी अब आप नहीं थे ना, तो मैंने ही इसे संभाला है, अब आपकी बारी है। तो नील अभी एकदम से खड़ा हुआ देखता रहता है और अवनी भी सो गई। नील ने भी फिर हैरानी से पैंथर को देखकर कहा कि बड़ा मजा आ रहा है ना तुझे मेरी गोद में सोने में। सो गई ना तेरी माँ, देख तूने पूरी रात खराब कर दी हम दोनों की। चलो देखता हूँ कि तू कब तक मेरी रातें ऐसे ही खराब करता है। नील की बात सुनकर अब छोटा पैंथर तो नींद में हल्का हल्का सा मुस्कुरा भी रहा था, जैसे उसे नील की सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही थी, तो वो नील का अभी मजाक उड़ा रहा हो। छोटा पैंथर को मुस्कुराता हुआ देखकर नील के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। नील बोलता है कि बहुत चालू है यार, पर तेरी ये चालाकियां मेरे सामने नहीं चलेंगी। छोटा है तो छोटा ही रहे, मेरा बाप मत बन, समझा छोटे पैंथर। इधर दूसरी तरफ निहाल और नव्या कमरे में सोने आ गए थे। दोनों का डाइवोर्स हो चुका था, लेकिन दोनों के ही अंदर अभी दादी को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं थी। दोनों कमरे के गेट के पास में ही खड़े हुए थे। कमरे में सोफा नहीं था, दोनों को आज बेड पर ही साथ में सोना पड़ता। तो नव्या भी कमरा को निहार रही थी और ये कह सकते हैं कि सोच रही थी कि वो कहाँ पर सोएगी। तभी उसके कानों में निहाल की आवाज़ आई, नव्या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी सुबह होने वाली है, तुम आराम कर लो, मुझे वैसे भी कुछ काम है, थोड़ा सा काम करके फ्रेश होकर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और मैं क्या करूँगी? बोलिए, मैं कैसे बताऊं दादी को कि मेरा और आपका डाइवोर्स हो गया है, बोलिए आप। तो नव्या ने भी अभी सवाल करते हुए निहाल को घूरा। तो निहाल बोलता है कि नव्या अभी फ़िलहाल मैं दादी से बोल दूंगा कि नील वापस आया है, तो तुम यहाँ पर रहना चाहती हो और कुछ दिन तुम यहीं पर रहो। मौका देखकर दादी से बात कर लेना, और अगर नहीं कर पाओगी तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आकर दादी को सब कुछ समझा दूंगा। आप समझाएंगे? आप मेरे मैसेज का रिप्लाई करेंगे भी या फिर नहीं? अगर आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई टाइम से किया होता तो आज हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ होता, समझे आप? आपने तो एक बार भी अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश भी नहीं करी मेरे सामने। नव्या ने भी अभी ताना मारते हुए निहाल से कहा। तो नव्या की बात सुनकर निहाल को भी अब थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा कि देखो नव्या, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता हूँ, सारा दिन ऑफिस में काम करता हूँ, और ऊपर से तुम्हारे ये सारे सवाल। डाइवोर्स लेना तुम्हारा डिसीजन था, मेरा डिसीजन नहीं था। तुमने खुद अपनी मर्जी से डाइवोर्स लिया है, मैंने बस तुम्हारे डिसीजन में तुम्हारा साथ दिया है। तुम इस डाइवोर्स के लिए मुझे अकेले को ब्लेम नहीं कर सकती हो, तुम्हारा भी मर्जी थी, तुम्हारी भी तो गलती है। तो नव्या भी गुस्से में बोलती है कि सही कहा आपने, गलती तो मेरी ही थी, सारी गलती मेरी थी कि मुझे आपसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी मती मारी गई थी ना जो मैंने आपसे शादी की। काश वो बीता हुआ वक्त वापस आ जाए तो मैं आपसे शादी ही ना करती, काश वो दिन ही ना आया होता जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ शादी करी थी। निहाल भी तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, तो अब तो तुमने अपनी गलती सुधार ली है ना, हो गया है ना हमारा डाइवोर्स, अब तो तुम जिससे चाहे उससे शादी कर सकती हो। और रही बात दादा दादी को बताने की, तो तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। दादा दादी को सच मैं खुद ही आकर बता दूंगा, उनका जो भी फैसला होगा, जो भी पनिशमेंट होगी, वो भी मैं अकेले ही झेलूंगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और कुछ भी मत सोचो। निहाल की बात सुनकर नव्या की आंखों में पानी आ गया। नव्या भरे हुए गले से बोली कि मेहरबानी करके अभी दादा दादी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, अभी बस नील भैया वापस आए हैं, जब रुद्र भैया वापस आ जाएंगे और फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब आप आकर खुद ही उन्हें बता देना, या फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे दादा दादी हैं, मैं खुद ही उनसे बात कर लूँगी, मेहरबानी करके आप उन्हें कुछ भी मत बताइएगा। तो दादाजी की तबीयत वैसे ही बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरा डाइवोर्स की बात सुनकर उनकी तबीयत में और ज़्यादा गिरावट आ जाए और वो और ज़्यादा बीमार हो जाए। इतनी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से सब कुछ खराब हो जाए। तो निहाल बोलता है कि अगर तुम्हें दादा दादी की इतनी ही फिक्र होती तो तुम मुझे समझती, ना कि
तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाती। हम दोनों के बीच में अभी जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती थी। हमारे डाइवोर्स भी तुम्हारी जिद की वजह से ही हुआ है। हाँ हाँ, सही कहा आपने, मेरी ही वजह से हुआ है सब कुछ। मैंने अपने पति की वीडियो देखी और फिर मेरे पति ने उस वीडियो को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी नहीं समझा। मुझे एक पत्नी को कुछ बताना नहीं ज़रूरी समझा। जब मैंने अपने पति से डाइवोर्स मांगा तो उसने बिना किसी सवाल के मुझे डाइवोर्स भी दे दिया और सारी गलती मेरी है, मेरी ही है। इसके बावजूद भी सारी गलती मेरी है ना? नव्या भी ताना मारते हुए बोली। तो निहाल ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। मैं इस कमरे में सिर्फ 2 घंटे के लिए आया हुआ हूँ, उसमें भी तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। निहाल ने गुस्से में भी कबर्ड में से टॉवल निकाला और सीधा वॉशरूम में चला गया। तो निहाल ने भी गुस्से में धड़ाम से गेट को बंद कर लिया। तो गेट को देखकर नव्या की आंखों में भी फिर से पानी आ गया। ये डाइवोर्स दोनों ही नहीं चाहते थे और फिर भी ये डाइवोर्स हो गया था। ना तो नव्या झुकने के लिए तैयार थी और ना ही नव्या निहाल को समझने की कोशिश कर रही थी और ना ही निहाल नव्या को मनाने की कोशिश कर रहा था। निहाल जब फ्रेश होकर बाहर आया तो नव्या भी पूरे बेड पर फैल कर लेटी हुई थी, जैसे वो जानबूझकर बेड पर लेटी हो ताकि निहाल को कहीं भी जगह ना मिले और वो बेड पर आकर ना लेटे। तो निहाल को अभी अपने करीब आता हुआ देखकर नव्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो निहाल ने भी नव्या की बाजू पर हाथ लगाकर उसे उठाते हुए कहा कि नव्या, थोड़ा सा स्पेस दो मुझे भी, मैं भी थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, प्लीज नव्या थोड़ा साइड में हो जाओ। नव्या ने बिना आंखें खोले हुए कहा कि हमारा डाइवोर्स हो गया है तो अब आप मेरे साथ बेड शेयर नहीं करेंगे। मेरा कमरा बहुत बड़ा है, आप कहीं भी चादर बिछाकर लेट जाइए, अब मुझे आप सोने दीजिए। तो निहाल को भी अब हल्का गुस्सा आ गया था और वो थोड़ा गुस्से में बोला कि नव्या, मुझे गुस्सा मत दिखाओ, प्लीज़ थोड़ा सा स्पेस दो, मुझे सोना है। नव्या अभी भी बेड पर बैठकर गुस्से में बोली कि आपको शर्म नहीं आती? जब मेरा और आपका डाइवोर्स हो गया है तो आप मेरे पास क्यों सोएंगे? आप बोलिए, अगर आपके दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है तो भूल जाइए कि मैं आपके साथ कुछ भी गलत करने वाली हूँ, समझे आप? या फिर आपको अपने साथ कुछ भी अब करने दूंगी। तो निहाल ने भी दोनों ही हाथ अपनी कमर पर रखकर हैरानी से कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कौन सा मैं पहली बार तुम्हारे पास सो रहा हूँ? एक रात और सही, वैसे भी तुम्हारे साथ कुछ करने का इरादा मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो बस 2 घंटे आराम करना है। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। ना दूँ तो क्या करोगे आप, बोलिए? तो नव्या ने भी अभी गुस्से में कहा। तो निहाल को अब गुस्सा आ गया था और वो नव्या के ऊपर लेटता हुआ बोला कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे ऊपर ही लेट जाता हूँ। जब मेरे नीचे दबकर तुम्हारी चटनी बन जाएगी ना, तब जाकर तुम अपने आप में ही स्पेस दे दोगी मुझे। तो निहाल अभी नव्या के ऊपर आकर लेट गया था। कहाँ निहाल लंबा चौड़ा भारी भरकम और कहाँ नव्या एकदम नाजुक सी। नव्या के ऊपर जब निहाल का भार पड़ा तो उसकी एकदम से चीख निकल गई। तो नव्या भी निहाल को खुद के ऊपर से हटाते हुए बोली कि निहाल, निहाल हटो मेरे ऊपर से, ये क्या बदतमीजी है, हटो। सच में मुझे बहुत ज़्यादा वेट लग रहा है, मैं सच में आपका वेट नहीं संभाल पाऊंगी। तो निहाल अभी नव्या के ऊपर से नहीं उठा और बल्कि निहाल के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। निहाल को नव्या की हालत पर हंसी आ रही थी। निहाल ने अपनी आंखें बंद करके कहा कि अब मैं सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, तुम्हारी गलती है, अगर थोड़ी सी जगह दे दी होती तो शायद मेरा वेट तुम्हें झेलना नहीं पड़ता। नव्या इस बार रिक्वेस्ट करते हुए बोली कि निहाल प्लीज़ हट जाइए ना, मेरी सच में चटनी बन जाएगी। तो निहाल अभी भी नव्या के ऊपर से नहीं उठा, बल्कि निहाल अभी नव्या को चिढ़ाते हुए बोला कि तुम तो ऐसे रिक्वेस्ट कर रही हो जैसे मैं पहली बार तुम्हारे ऊपर लेटा हूँ। और ये सुनते ही नव्या का गला एकदम से भर आया। नव्या ने भरे हुए गले से कहा कि तो आपको याद भी है कि आपने आखिरी बार मुझे इतने करीब से कब देखा था? नव्या की बात सुनकर निहाल ने अपनी आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुराकर नव्या के ऊपर से उठकर नव्या के चेहरे को देखने लगा। तो नव्या की आंखों में हजारों सवाल थे। निहाल उन सवालों को ही देख रहा था जिनका जवाब अभी निहाल के पास नहीं था। निहाल ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि नव्या का सवाल बिल्कुल जायज था और दोनों के बीच अभी कितने ही महीनों से फिजिकल कुछ भी नहीं हुआ था। ये भी एक रीज़न था दोनों के डाइवोर्स का। नव्या भी शर्म के मारे कुछ नहीं कहती थी और निहाल
जो उसकी ज़रूरतों को बिजी होने की वजह से पूरा नहीं कर पाता था और दोनों के बीच में दूरियां होती चली गईं। निहाल चुपचाप से नव्या के साइड में लेटकर बोला कि अब मुझे सोने दो, बोलना मत, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। नव्या की आंखों में जो पानी था वो बह गया। नव्या बेड से उठ गई और नव्या ने फर्श पर एक चादर बिछाया और उस पर जाकर लेट गई। नव्या रो रही थी, उसकी हल्की हल्की सुबकने की आवाज़ निहाल के कानों में भी पड़ रही थी। निहाल बहुत ज़्यादा समझदार था। निहाल भी जानता था कि इस डाइवोर्स में गलती उसकी भी है। अगर वो टाइम रहते नव्या को मना लेता तो डाइवोर्स नहीं होता। निहाल से अब भी नव्या का रोना सुना नहीं जा रहा था, लेकिन उसने अभी भी कुछ नहीं किया। देखते ही देखते नव्या और निहाल दोनों ही सो गए और सुबह किट्टू ने नहा धोकर मंदिर में दिया जलाया और फिर रोज की तरह भगवान से रुद्र के लिए प्रार्थना की। किट्टू हाथ जोड़कर महादेव के सामने खड़ी हुई थी। किट्टू मन ही मन बोली, हे महादेव, आपने नील भैया को तो भेज दिया, अब मेरे रुद्र को भी भेज दीजिए। आप तो जानते हैं कि मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ। मेरा परिवार उन्हीं की वजह से एक साथ है। मेरी जिंदगी में जितनी भी खुशियां हैं सब उनकी वजह से हैं। प्लीज भगवान जी मेरे रुद्र को भी भेज दीजिए। किट्टू अपनी ही प्रार्थना में अभी लीन थी कि तभी घर की मेन डोर बेल बजती है तो किट्टू ने भी जल्दी से भगवान के सामने हाथ जोड़े और दरवाज़ा खोलने के लिए गेट तक आ गई। तो किट्टू ने अभी जैसे ही मेन गेट खोला तो सामने रॉकी खड़ा था। रॉकी को देखकर किट्टू का मुंह एकदम से बन गया, जबकि किट्टू को देखकर रुद्र के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। रुद्र किट्टू को ही देखता रहा और किट्टू ने एक लेवेंडर कलर का फ्रॉक सूट पहना था जिसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें अभी झुकी हुई थी। रुद्र ने मन ही मन खुद से कहा कि किट्टू, ये दुश्मनी ना होती तो तुम रुद्र की बाहों में होती। किट्टू गुस्से में बोली कि ये कोई मुगल गार्डन है क्या, जब देखो मुंह उठाकर चले आते हो। रुद्र ने भी किट्टू की तरफ आंख मार कर कहा कि मुंह उठाकर नहीं, पैर उठाकर आया हूँ। आए ही क्यों हो आप, किट्टू ने भी गुस्से में बोला। तो रुद्र अभी फिर से हल्का सा मुस्कुरा कर बोला कि मैंने सुना है कि प्रताप हाउस के लोग मेहमानों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन तुम तो सुबह सुबह मुझ पर ऐसे राशन पानी लेकर चढ़ गई हो। मेरी बीवी बनने की प्रैक्टिस कर रही हो क्या। रुद्र के मुंह से बीवी सुनकर अभी किट्टू का पारा और ज़्यादा चढ़ गया। किट्टू लगभग दांत पीसते हुए बोले कि हमारे यहाँ पर मेहमानों की इज्जत होती है, बंदरों की नहीं। बंदरों को डंडा मारकर भगा देते हैं हम लोग। अब इससे पहले कि मैं बंदर को डंडा मारकर यहाँ से भगा दूं, जाओ यहाँ से। ना जाऊं तो क्या करोगी, रुद्र ने भी फिर से आंख मारते हुए कहा। तो रुद्र को देखकर अभी किट्टू पॉइंट करते हुए बोली कि ये जो तुम्हारी आंखें हैं इतनी ज्यादा चलती हैं, किसी दिन निकाल कर गोटी खेलूंगी इनसे, समझे। तुम हमेशा इतना ज्यादा गुस्से में क्यों रहती हो, प्यार से भी तो बात कर सकती हो। मैं तो तुमसे इतने प्यार से बात करता हूँ और तुम बदले में अपना सारा गुस्सा मुझ पर ही निकाल देती हो। रुद्र भी मुस्कुराहट के साथ बोला। तो किट्टू चिल्लाते हुए बोली कि तुम मेरी बारात में आए हो क्या, जिसके साथ मैं प्यार से बात करूं, बोलो। रुद्र बोलता है कि बारात में तो नहीं आया, लेकिन कहोगी तो बारात लेकर जरूर आ सकता हूँ, क्या ख्याल है तुम्हारा। तो किट्टू अभी पूरी तरह से किसिल गई थी और किट्टू बहुत ही गुस्से में बोली कि तुम यहाँ पर क्यों आ जाते हो, क्यों नहीं जाते, क्यों मेरा खून पी रहे हो तुम, अब इन होठों का रस तो तुम पीने नहीं दोगी। तो रुद्र ने अभी फिर से आंख मारते हुए कहा। तो मिस्टर रॉकी, मैं सच कहती हूँ, किसी दिन मैं इन आंखों को नोच लूंगी। तो किट्टू ने भी गुस्से में कहा, मुझे छूने के बहाने ढूंढ रही हो। रुद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया। किट्टू गुस्से में बोली कि अगर एक खून माफ होता तो मिस्टर रॉकी तुम्हें जान से जरूर मार देती। तुम कितने बदतमीज हो, 10 बार कह चुकी हूँ कि मैं रुद्र की वाइफ हूँ, उसके बाद भी तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने के बाज नहीं आते, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। रुद्र 2 कदम चलकर किट्टू की तरफ गया और फिर किट्टू 4 कदम पीछे हट गई। रुद्र एक शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, शर्म तो बहुत आती है, तुम बताओ कौन से कमरे में दिखानी है। तो किट्टू भी दांत पीसते हुए बोले कि मिस्टर रॉकी, किसी दिन मैं सच में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रुद्र यहाँ होते तो अब तक तुम्हारी बत्ती सी तोड़ चुके होते। वो किट्टू, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी खूबसूरती को और दोगुना कर देता है। रुद्र फिर से शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला। तो किट्टू ने अब रुद्र को गुस्से में उंगली पॉइंट की और फिर रुद्र ने अपनी उंगली से उसकी उंगली को उलझा दिया। किट्टू अपनी उंगली रुद्र की उंगली से छुड़वाना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने किट्टू की उंगली बहुत ही मजबूती से पकड़ी हुई थी। तो किट्टू भी गुस्से में कुछ कहती कि उससे पहले ही पीछे से शुभ की आवाज आई। तो मिस्टर रॉकी, आप सुबह सुबह यहाँ। किट्टू ने पीछे पलट कर देखा तो शुभ अभी सीढ़ियों
से उतरता हुआ नीचे आ रहा था। शुभ की आवाज़ सुनकर रुद्र ने किट्टू की उंगली जल्दी से छोड़ दी और फिर एक मुस्कुराहट पास करके शुभ के पास चला गया। इधर दूसरी तरफ नील जो छोटे पैंथर को सीने से चिपका कर बेड पर लेटा हुआ था। छोटा पैंथर नील के पेट पर सो रहा था। तो नील ने भी रात को कई बार छोटे पैंथर को बेड पर लेटाने की कोशिश की थी, लेकिन जब भी नील छोटे पैंथर को बेड पर लेटाने की कोशिश करता, छोटा पैंथर रोने लगता। नील ने अभी हार मानकर छोटे पैंथर को अपने सीने पर ही लेटा लिया था। नील भी लगभग अब सुबह ही सोया था, इसीलिए उसकी आंखें अभी तक नहीं खुली थी। छोटा पैंथर भी नील के सीने पर बड़े ही मजे से सो रहा था। दोनों बाप बेटे चैन से सो रहे थे। अवनी भी नील के कंधे पर सिर रखे हुए सो रही थी। अवनी भी बेसुध होकर अभी सो रही थी और 1 घंटे बाद अवनी की आंखें खोली। उसने अपने सामने अपने पति और बेटे को देखा। अवनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और आंखों में हल्का सा नमी भी आ गई। अवनी को अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि नील वापस आ गया है। इसकी खुशियां लौट आई हैं। नील को कुछ देर निहारने के बाद अवनी उठकर वॉशरूम में चली गई। तो अवनी अभी तैयार होकर बाहर आई। तो अवनी ने आज पीच कलर की नेट की साड़ी पहन रखी थी। हल्का सा मेकअप किया हुआ था। कानों में इयररिंग्स, मांग में भरकर सिंदूर लगाया था। माथे पर छोटी सी रेड कलर की बिंदी, हाथों में ऑरेंज कलर की चूड़ियां पहनी हुई थी। अवनी तो आज बिल्कुल कयामत लग रही थी। जब से नील गया था अवनी ने तो ओढ़ना पहनना ही छोड़ दिया था। आज अवनी दिल से तैयार हुई थी, खुशी से तैयार हुई थी और आज का दिन अवनी के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। अवनी तैयार होकर नील के पास आई और उसने नील के माथे को चूमा और फिर धीरे से पैंथर को अपनी गोद में उठा लिया। फिर अपने आप एक हाथ से नील के बालों को ठीक किया और फिर दोबारा छूकर नील के माथे को चूम लिया। अवनी कमरे से चली गई। अवनी के जाते ही नील ने अपनी आंखें खोल ली और इस वक्त नील के चेहरे पर इंप्रेशन नहीं थे। नील उठकर वॉशरूम में चला गया और नील भी तैयार होकर बाहर आया और खुद को मिरर में देखने लगा। उसे मिरर में से आवाज आती है कि क्या कर रहा है नील तू? अवनी तेरी बीवी नहीं है, वो किसी और की बीवी है। वो अपने पति का इंतजार कर रही है। तेरी शक्ल उसके पति से मिलती है, बस तू उसका पति नहीं है। नील कुछ भी ऐसा मत कर कि तू अपनी ही नजरों में गिर जाए। वो अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसका पत्नी धर्म खंडित मत कर दूर हो जाओ उससे। थोड़ी देर मिरर के सामने ऐसे ही खड़े रहने के बाद नील भी कमरे से बाहर चला गया। अवनी जब छोटे पैंथर को लेकर नीचे आई तो सब अभी नाश्ता कर रहे थे। किट्टू सबको नाश्ता सर्व कर रही थी, बस उसने रुद्र को नाश्ता सर्व नहीं किया था। अवनी को इतने अच्छे से तैयार देखकर दादी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और सब खुश हो गए थे और उसने खड़ी होकर अवनी की नज़र उतारते हुए कहा कि आज तो मेरी अवनी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही है। दादी की बात सुनकर अवनी भी शर्मा गई। तो अवनी ने अभी छोटे पैंथर को नव्या को दे दिया और खुद दादी के पैर छूने के लिए झुक गई। तो दादी बोलती है कि अवनी, मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि सास बहू वाला नाटक मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो फिर ये नाटक किस लिए? अवनी नम आंखों से बोली कि दादी, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी तब तक मैं नहीं उठूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा सुहागन रहूं। भगवान नील को हर बुरी नज़र से बचाए। मेरी चूड़ियां हमेशा सलामत रहें। मेरे नील पर कोई संकट ना आए। तो दादी भी अभी थोड़ी सी भावुक हो गई। दादी ने दोनों हाथ अवनी के सर पर रखकर कहा कि सदा सुहागन रहो, तुम्हारे सिंदूर की उम्र लंबी हो। अवनी उठ गई और फिर दादी ने अवनी के आंसू पोंछकर उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाते हुए कहा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है ना? अब ये आंसू क्यों बहा रही हो? चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो। लेकिन अवनी का मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ था। अवनी की आंखें जरूर नम हो जाती थी, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। शुभ ने अभी अवनी को देखकर कहा कि भाभी की बच्ची, अपना मूड ठीक करो वरना मैं कर दूंगा। अवनी गुस्से में बोली कि तुम कैसे करोगे? तो शुभ ने अभी पहले ही की तरह टेबल बजाना शुरू किया और गाना गाने लगा। मेरा सोना सजन घर आया, ईद हो गई मेरी, मुझे चांद नजर आया। शुभ भी गा रहा था तो दिशा पीछे कैसे रहती। दिशा भी शुभ के साथ लय में लय मिलाकर गाने लगी। तो किट्टू भी गाना गाने लगी, सजना है मुझे सजना के लिए। अवनी अब खिलखिलाकर हंसने लगी। तो अवनी के चेहरे पर हंसी और शर्म दोनों ही एक साथ आ रही थी। अवनी सच में बहुत ज्यादा खुश थी कि उसका नील अब घर वापस आ गया है। तो किट्टू ने भी गाना खत्म ही किया था कि तभी रुद्र
ने भी गाना शुरू कर दिया। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना तेरे, मेरी ये धड़कन क्या कहती है सुन 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 सुन, साजन जी घर आए साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए दुल्हन क्यों शर्माए। तो रुद्र के मुंह से गाना सुनकर किट्टू अब पूरी तरह से फूंक गई थी। किट्टू ने रुद्र को एक चमचा दिखा दिया, जैसे कहना चाहती हो कि सर पर उठाकर मार दूंगी, मुंह बंद रखो अपना। सब डाइनिंग टेबल पर मस्ती कर रहे थे जैसे पहले करते थे, और नील दूर खड़ा हुआ सबको देख रहा था। नील के चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट नहीं थी। नील ने मन ही मन खुद से कहा कि काश मैं सच में नील प्रताप सिंह होता। दादी ने जब देखा कि नील खड़ा हुआ है तो उसे आवाज लगाती हुई बोली कि नील तू इतनी दूर क्यों खड़ा हुआ है, तू भी आजा आजा, तेरे बिना तो ये घर बिल्कुल सोना था। नील भी डाइनिंग टेबल पर आकर अवनी के बराबर में ही बैठ गया। तो नील का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। नील ने रॉकी को देखकर कहा कि रॉकी तुम यहाँ पर कुछ काम था क्या। तो रुद्र बोलता है कि हाँ कुछ पेपर पर साइन करवाने थे आपके, इसीलिए यहाँ पर आ गया। अवनी अभी शुभ की शिकायत करते हुए नील की तरफ देखते हुए बोली कि नील देखो ना, ये सोनी महिवाल फिर से मुझे परेशान कर रहे हैं। अभी के अभी उठ के इन छोटे शेर को एक पंच मारो, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। आई बड़ी पंच मारो, जब देखो तब शिकायत करती रहोगी क्या। चल भाभी की बच्ची। दादी बोलती है कि अच्छा अच्छा बस करो तुम दोनों, अब नाश्ता कर लो। सब नाश्ता करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद दादाजी भी वहां पर आ गए। तो दादाजी ने भी नील के सिर पर हाथ फेरा और फिर वो भी सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। सबने नाश्ता करते हुए बहुत सारी बातें करी, फिर सिटिंग एरिया में आकर बैठ गए। तो दादी ने भी छोटे पैंथर को अपनी गोद में लिया हुआ था। दादाजी ने छोटे पैंथर के गालों को हाथ लगाकर कहा कि नील इसका नाम तो तू ही रख दे। अब जल्दी से। अवनी की जिद थी कि तुम ही इसका नाम रखोगे, अब तुम आ गए हो ना, तो अब अपनी समझ के हिसाब से कोई भी अच्छा सा नाम इसका रख दो। नील पहले ही उदास था और पूरा प्रताप परिवार उसे इतनी इज्जत दे रहा था। नील की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। नील बोलता है कि मैं क्या नाम रखूं, आप ही रख दीजिए। दादी बोलती है कि नहीं नील, नाम तो तुम ही रखोगे। अवनी ने किसी को भी नाम नहीं रखने दिया है। वो कहती थी कि जब नील आएंगे तो नील ही इसका नाम रख देंगे। तो नील ने भी अवनी की तरफ देखा और फिर अवनी ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ नील को देखा। तो निहाल भी हंसकर बोला कि सोच क्या रहा है, गोदी में ले और उठाकर बोल कि महिषापति का नया सम्राट महेंद्र बाहुबली। तो निहाल का कमेंट सुनकर सब हंसने लगे और मुस्कुराहट तो नील के चेहरे पर भी आ गई थी। नील ने छोटे पैंथर को अपने गोद में लिया और फिर कुछ सोचकर कहा कि हम इसका नाम नव्यांश रख देते हैं। नव्यांश नाम सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सबको नील का रखा हुआ नाम बहुत पसंद आया था। करीब 1 घंटे के बाद रुद्र और नील दोनों ही गार्डन में बैठे हुए थे। नील बोला कि रॉकी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि कल तक तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन आज लग रहा है जैसे प्रताप फैमिली को धोखा दे रहा हूँ। अवनी दादी दादाजी सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो लड़की नव्या, वो तो मुझे भाई से ज़्यादा पिता का दर्जा देती है। एक ना एक दिन तो इन्हें पता चल ही जाएगा कि मैं नील प्रताप नहीं हूँ, नील ओबरॉय हूँ। तब तो मैं इन सब का दिल तोड़ जाऊंगा ना यार। और जब इस घर का असली बेटा वापस आएगा तब क्या होगा, तब तो ये लोग मुझे धोखेबाज ही समझेंगे। तो रुद्र भी नील के दिल की हालत समझ रहा था। रुद्र ने अभी नील को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसकी दिमागी हालत के चलते वो कुछ भी नहीं बता सकता था। तो रुद्र को अभी नहीं पता था कि अगर वो नील को सच बताएगा तो शायद नील कैसे रिएक्ट करेगा और फिर उसके दिमाग पर इस बात का क्या ही असर होगा। इसीलिए रुद्र ने भी नील को कभी भी मेंटली प्रेशर नहीं दिया था। रुद्र भी नील की हर जिद को पूरी करता था, उसकी हर शरारत को झेल लेता था। रुद्र ने भी फिर बात को संभालते हुए कहा कि मिस्टर ओबरॉय, मुझे नहीं लगता कि नील कभी वापस आएगा। अगर नील प्रताप को वापस आना होता तो 1 साल में वो वापस आ जाता, लेकिन वो नहीं आया। शायद वो कभी भी वापस नहीं आएगा। और अगर आपको ये फैमिली अच्छी लगती है तो आप इस फैमिली को अपना लीजिए ना, आप दिल से इस फैमिली को अपना लीजिए। नील भी गहरी सांस लेकर बोला कि पता नहीं क्या सही है और क्या गलत, लेकिन फिलहाल तो मैं इस फैमिली को धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। नील की वाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं उसके साथ धोखा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ यार रॉकी। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मेरे सपनों वाली लड़की और ये लड़की एक कैसे हो सकती है यार, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। तो रुद्र बोला कि आप अपने दिमाग पर जोर मत डालिए, मैंने तो बस अंदाजे से बोला था, क्योंकि जब से आप इस लड़की से मिले हो ना तब से आपको वो सपना नहीं आता है। तो रुद्र अभी नील बहुत ही देर तक ऐसे ही बात करते रहते हैं। रुद्र काफ़ी हद तक नील को
को अपनी बातों से सेटिस्फाइड कर रहा था और नील काफ़ी हद तक हो भी रहा था। रुद्र ने भी नील को इतना ज़्यादा समझा दिया था कि उसे इस परिवार को अपना लेना चाहिए। तो नील अभी रुद्र की बात को अच्छे से समझ रहा था और फिर उसने भी अपने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि वो अब इस परिवार को अपना लेगा, इस परिवार से कभी दूर नहीं जाएगा। नील बात करता हुआ खड़ा हो गया और फिर इधर उधर चढ़कर लगाने लगा। तभी किसी ने आकर नील को पीछे से अपने गले लगा लिया। नील अब काफी ज्यादा हैरान हो गया था। नील हल्का सा पलट कर पीछे देखता है तो वो जय था, लेकिन नील तो अभी जय को पहचानता ही नहीं था। नील बोलता है कि यार तुम कौन हो? तो जय अभी नील से थोड़ा सा दूर हुआ और जय की आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था, क्योंकि वो नील को अपना दोस्त ही समझता था। तो नील था ही ऐसा कि वो किसी को भी प्यार से अपना बना लेता है। तभी जय बोलता है कि सर आप भूल गए क्या, मैं जय हूँ आपका दोस्त। तो नील ने भी हैरानी से रुद्र को देखा और फिर रुद्र ने पलकें झपकाई। तो नील ने भी अभी अपनी बाहें जय पर कस दी और जय से गले मिलने के बाद नील को एक अपनापन ही महसूस हुआ। तो नील से अभी इतना ज़्यादा हैंडल नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं उसे घुटन भी हो रही थी। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो प्रताप फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। और धीरे धीरे करके ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया था। नील और अवनी एक दूसरे के करीब नहीं आए थे और कुछ दिशा और किट्टू ने भी उन दोनों को एक दूसरे के करीब आने नहीं दिया था। तो नील अवनी से अब दूर ही रहता था। उसे कहीं ना कहीं इस बात का काफ़ी ज़्यादा गिल्ट था कि अवनी नील प्रताप से प्यार करती है और वो उसकी बीवी है। तो शुभ अभी अपने ऑफिस में काम कर रहा था और तभी जय और वीरू कैबिन में आते हैं। तो जय और वीरू को देखकर शुभ एकदम से बोला कि क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? तो जय बोलता है कि ये बात तो सच है कि नील ओबरॉय नाम का एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में रहता है। शशांक का भाई है वो दोनों ही सगे भाई हैं। तो नील ओबरॉय ही नील प्रताप है, ये पता लगाना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो नील ही है, हमारी नील सर। तो शुभ अभी अपनी चेयर से खड़े होकर बोलता है कि लेकिन कुछ भी करो मुझे सच सच पता करके बताओ यार, मैं कैसे पता लगाऊं कि जो हमारे घर में नील है वो हमारा ही भाई नील है या फिर नहीं? तुम समझ नहीं रहे हो, एक अजनबी को एक तो हम अवनी के पास नहीं छोड़ सकते। अवनी को जब पता चलेगा कि वो नील नहीं है तो अवनी तो मुझे जान से ही मार देगी, कच्चा खा जाएगी वो मुझे। जय सोफे पर बैठता हुआ बोलता है कि शुभ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पिछले एक हफ्ते से मैं और वीरू कुत्तों की तरह इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन नील ओबरॉय के बारे में एक भी इंफॉर्मेशन साफ निकल कर नहीं आई है। तो कैसे पता चलेगा जो हमारे घर में है वो हमारा नील है या फिर नहीं है? तो शुभ अभी चेयर पर उदास होकर बैठते हुए बोलता है कि वीरू ने ही कहा कि शुभ मुझे लगता है कि दादी की नजरें धोखा नहीं खा सकती हैं, हो ना हो हमारी प्रॉब्लम का सलूशन दादी के पास ही होगा। तो दादी ने भी दुनिया देखी है ना, भला वो अपने नील को कैसे नहीं पहचानेंगी? सब जानते हैं कि दादी नील को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। शुभ को अभी याद आया कि किट्टू ने भी यही बात बोली थी। तो शुभ ने कहा कि शायद आप दोनों ही ठीक कह रहे हो, मुझे ना दादी से अब डायरेक्ट जाकर बात करनी चाहिए, अब तो वही हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगी और कोई रास्ता दिखाएंगी। रात को अभी शुभ दादा दादी के कमरे में आया तो दादा दादी दोनों ही बैठकर अभी पुरानी एल्बम को देख रहे थे। शुभ दादा दादी को देखकर बोला कि दादा दादी क्या आप दोनों हमेशा पुरानी फोटो ही देखते रहते हैं क्या? तो दादाजी ने हंसकर कहा कि आओ शुभ, वहाँ पर क्यों खड़े हो, यहाँ आकर बैठो, तुम भी पुरानी फोटोज को देखो। तो शुभ भी अभी उनके पास बैठ गया था और पुरानी फोटोज को देखने लगा। तो शुभ ने अभी एक फोटो देखी जिसमें रुद्र नील शुभ तीनों ही नंगे थे। तो वो फोटो बहुत पुरानी थी, तब की थी जब शुभ 6 से 7 महीने का था। रुद्र पूरा नंगा था और नील ने भी हाफ पैंट पहना हुआ था। रुद्र को नंगा देखकर शुभ को हंसी आ गई। शुभ हंसता हुआ बोला कि दादी रुद्र भैया ने ऐसी फोटो भी खिंचवाई थी क्या? तो दादी ने भी शुभ के सर पर हाथ मार कर कहा कि तू भी तो नंगा ही है ना, बस तू बैठा है इसीलिए तेरा सामान दिखाई नहीं दे रहा है। तो दादी की बात सुनकर अभी शुभ को और भी ज्यादा हंसी आ गई थी और वो जोर जोर से करके हंसने लगता है। तो दादाजी बोलते हैं कि बस दादी पोतों को ऐसे ही बातें करनी आती हैं, गंदी गंदी सी ऐसी ही बातें करते रहते हो तुम दोनों और हंसते रहते हो, शर्म तो बेच कर खा ली है तुम दोनों ने। तो दादी बोलती है कि ओहो संजय के पिताजी, अपने पोते के साथ मजाक नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी, बता दीजिए जरा, आप तो बस बात बात पर हमें टोकते रहते हो। तो शुभ भी अभी हंसता हुआ उनके पास में खड़ा हुआ और फिर दादाजी की दवाइयाँ दादाजी को देकर बोलता है कि दादाजी आप दवाई ले लो और उसके बाद जल्दी से आराम कर लेना, क्योंकि आपकी सेहत अभी थोड़ी खराब है, आपका इतना रात तक जागना ठीक नहीं है और कल से आप मेरे साथ जॉगिंग पर भी चलेंगे। तो
दादाजी हल्का सा हंसते हुए बोले कि शुभ, जॉगिंग पर तो मैं रोज ही जाता हूँ नील के साथ। नील और मैं सुबह सुबह गार्डन के 10 चक्कर काटते हैं। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मेरा शुगर बीपी सब कुछ कंट्रोल में है। तो दादाजी की बात सुनकर अभी शुभ के दिल को बहुत ज्यादा तसल्ली मिली थी। सच में शुभ का कितना ज्यादा काम नील ने एक ही हफ्ते में संभाल लिया था। तो दादाजी ने अभी दवाइयाँ खा ली थी और फिर शुभ ने दादाजी को बेड पर लेटाकर उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर दादी की तरफ जाकर धीरे से बोला कि दादी, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी कुछ बात करनी है, प्लीज़ आप मेरे साथ बाहर चलो। तो दादी भी थोड़ा हैरान होते हुए कमरे से बाहर निकल कर आ गई। तो शुभ ने भी दादी को सोफे पर बैठाया और फिर उनके पैरों में बैठता हुआ बोलता है कि दादी, आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है, प्लीज़ रिएक्ट मत करना। रिएक्ट करने का टाइम अभी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ दादी समझने की कोशिश करना आप। तो दादी ने भी थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा कि क्या हुआ है शुभ, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, कुछ परेशानी है क्या, कहीं मेरा रुद्र। नहीं नहीं, तो दादी अभी रुद्र भैया को कुछ भी नहीं हुआ है, वो भी आ जाएंगे, वो बात नहीं है, बात कुछ और है। फिर शुभ ने थोड़ी सा हिम्मत करते हुए शुभ ने नील के बारे में सारी बातें भी दादी को बता दी थी। दादी काफी ज्यादा हैरानी से शुभ को देख रही थी। शुभ बोला कि अब आप बताओ दादी, कैसे पता करें कि ये नील हमारा नील है या फिर नहीं। तो दादी अभी एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली कि तू पागल है क्या, ये हमारा नील ही है, समझा, और आगे से ऐसी बातें मत करना। तूने ही कहा था ना कि नील की याददाश्त चली गई है, इसीलिए वो हम सबको ठीक से पहचानता नहीं है, और ये हमारा ही नील है। मैं जानती हूँ, मैंने 2 साल की उम्र से उसे अपनी गोद में खिलाया हुआ है। तो दादी अभी आप ना प्यार में बोल रही हो, प्लीज जरा प्रैक्टिकली सोचो, हम कैसे प्रूव करें कि ये हमारा नील है भी या नहीं। अगर ये 1% भी हमारा नील नहीं हुआ तो जरा सोचो, ये अवनी के साथ रूम शेयर करता है। आप समझ रही हो ना दादी कि मैं क्या कह रहा हूँ। शुभ भी थोड़ा सा सीरियस होते हुए बोला। तो दादी अभी कुछ सोचकर बोलती है कि शुभ, वो एल्बम लेकर आओ जिसमें तुम तीनों भाई अभी नंगे हो। तो शुभ को अब दादी की बात सुनकर थोड़ी सी हैरानी तो हुई थी, लेकिन फिर भी वो जल्दी से कमरे में जाकर वो एल्बम लेकर आया। तो दादी ने भी एल्बम में शुभ को वो फोटो दिखाते हुए कहा कि ये देख, तेरे थाई के पास एक तिल है ना, जो तेरे भी है और फिर रुद्र के भी है और नील के भी है। संजय के पैर पर भी ऐसा ही तिल था और तेरे दादाजी के पैर पर भी ऐसा ही तिल है। ये प्रताप खानदान का जन्म का निशान है, तुमने शायद नोटिस नहीं किया होगा। पैंथर के पैर पर भी ऐसे ही छोटा सा तिल मौजूद है। अगर ये नील हमारा नील है तो इसके थाई के ऊपर भी ऐसा ही तिल जरूर होगा, बस हमें नील की पैंट उतरवानी पड़ेगी। तो शुभ तो अभी काफी ज्यादा हैरानी से दादी को देख रहा था। तो शुभ ने अभी वो सारी फोटो को देखा था, फिर उसे थोड़ा सा याद आया कि हाँ, छोटे पैंथर की थाई के पास भी ऐसा ही तिल है। तो शुभ बोलता है कि दादी, आप सच कह रही हैं क्या, सच में हमारे खानदान की हर लड़के के पैर पर ऐसा ही तिल है। तो दादी बोलती है कि चल तो मेरे साथ मेरे कमरे में चल। तो दादी ने अभी शुभ का हाथ पकड़ा और फिर शुभ के कमरे में लेकर चली गई। तो दादी ने भी शुभ को देखकर कहा कि तू अपनी पैंट उतार, तो देख तुझे अभी दिखाती हूँ मैं। तो शुभ अभी अपनी पैंट उतारने लगता है और फिर तभी दिशा कमरे में थनथनाती हुई आ जाती है। तो दिशा को नहीं पता था कि कमरे में भी दादी है। तो दिशा भी दादी के पास आकर बोलती है कि दादी, आप यहाँ पर, क्या हुआ, शुभ की पिटाई करने आई हो क्या? मैं भी पिटाई देखकर ही जाऊंगी, तो तुम मुझे हमेशा पिटवाने में ही क्यों लगी रहती हो यार, शुभ ने भी नाराज भरी टोन में कहा। तो दादी अभी किसी काम से आई हुई है, अब तुम जाओ यहाँ से, इस कमरे से जल्दी से, मुझे और दादी को कुछ काम है, शुभ भी बोलता है। तो दिशा भी बेड पर बैठी और बोलती है कि मैं तो नहीं जा रही कहीं भी, जो भी काम है मेरे सामने ही कर लो। क्यों दादी? तो दादी ने कहा कि शुभ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से अपनी पैंट उतार, समझा, इतना शर्मीला नहीं है तू जितना कि बनकर तू दिखा रहा है, चल जल्दी से अब अपनी पैंट उतार। और ये सुनते ही दिशा की तो आंखें एकदम से बाहर आ गई और शुभ को दिशा के सामने बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। तो शुभ बोलता है कि दादी, मैं पिकाचू के सामने अपनी पैंट नहीं उतारूंगा, इससे पहले बाहर भेजो। तो दादी बोलती है कि इतना मत शर्मा, जल्दी से अपनी पैंट उतार। तो शुभ ने अभी अपनी पैंट कसकर पकड़ ली थी और बोला कि दादी, बहुत हो गया, मैं नहीं उतारूंगा अपनी पैंट, पहले आप इस दिशा को बाहर भेजो। आज पिकाचू को शुभ से बदला लेने का मौका मिल गया था। तो शुभ का जब मन करता था तब वो पिकाचू को छेड़ता था। आज पिकाचू ने भी शुभ की आंखों में शर्म देख ली थी। आज तो दिशा ऐसा मौका अपने हाथ से जाने देने वाली बिल्कुल भी नहीं थी, उसे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था।
दिशा भी धीरे से बोलती है कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं पर रहूंगी, जो भी करना है मेरी आंखों के सामने कर लो। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कैसा लगा आपको आज की कहानी का एपिसोड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों क्या शुभ और दादी पता लगा पाएंगे कि ये नील ही है या फिर कोई और है? तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में।